प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आजकल सोशल मीडिया पर एक लिंक बहुत वायरल हो रही है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 12 वर्ष के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के पेपर्स जो है वो डले हुए हैं, है ना। उसी तारतम्य में, उसी लिंक में फिजिक्स के भी 12 वर्ष के, यानी 2012 से लेकर के 2024 तक के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के पेपर्स डले हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, जो एमसीक्यू आए हैं, या यूं कहें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, वो प्रत्येक वर्ष के प्रश्न जो है अपन एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। हो सकता है हमको इस वर्ष होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की परीक्षा में थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2024 में जो प्रश्न पत्र आया था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ध्यान ये देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र से करना है ना। लेकिन बड़े क्वेश्चन केवल 10% रिपीट होने का प्रावधान है, तो बड़े क्वेश्चंस पे अपने को इस पेपर में ज्यादा जोर नहीं देना है। हम केवल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उन पे डिस्कशन करेंगे, और जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन है वो आप स्वयं तैयार करेंगे। आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हैं और बुक्स भी अवेलेबल हैं, उनमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो 2024 में जो फिजिक्स का प्रश्न पत्र आया था उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें एक और चीज ध्यान दें आप, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में प्रश्न पत्र है। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी दिखा दूंगा और एक बार जो है वो आपको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। तो डिस्कशन अपन जब करेंगे तो थोड़ा इंग्लिश वर्जन उठा लेंगे, बाकी उसके पहले आप देखें। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनना है अपने को। और इसमें हिंदी में लिखा है कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ इसी क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। आप देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा आप। ये रहा यहाँ पर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसमें देखना है अपने को, ये भी ध्यान रखना है। डायपोल सकते हैं तो अपन जानते हैं कि जो डायपोल सब्सटेंस होते हैं वे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो शो करते हैं बट अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, तो ध्यान रहे जब अपन किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, जब हम किसी इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक इंडक्शन की फेनोमेना होती है। इसके नियर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। हालांकि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एयर की ये है और इसकी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये है। दोनों के डिफरेंस के बराबर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है E0 माइनस E, और ये फेनोमेना कहलाती है पोलराइजेशन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पोलराइजेशन। हिंदी में इसको आप पढ़ेंगे ध्रुवण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। ये यहाँ इसके बाद जो है आप देखें इसको ध्यान से। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से मैं यहीं पर हिंदी बोल दूंगा जो कि आप उत्तर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब किसी वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं यहां बता देता हूं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है आपका, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला रो इज इक्वल टू, ये रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये फार्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। यहां एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो ध्यान दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी सब्सटेंस का सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी सब्सटेंस का सेम है। केवल ये 2 फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो या नेचर ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
इंक्रीज होता है। और अलग अलग सब्सटेंस जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होगा। तो यहां आंसर आपका हो जाएगा मटेरियल ऑफ वायर, है ना। हिंदी में जब आप वहां ऊपर देखोगे तो वहां लिखा होगा तार के पदार्थ पर, ये निर्भर करता है। तो यहां आपका क्वेश्चन इसमें ओटी क्वेश्चन में आ जाएगा मटेरियल ऑफ वायर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है वो भी देख लीजिए। ये लिखा है, देखें आप, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां नाम दिए गए एम्पियर, लॉरेंज, फेराडे और ऑस्टेन। किसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को जो है डिस्कवर किया था, मतलब खोजा था, ठीक है। तो आप देखें उसको। यहां पर यदि अपन बात करेंगे तो वैसे तो यहां माइकल फेराडे ने की बात आ जाएगी। एक तो माइकल फेराडे ने सबसे पहले चर्चा की थी, और अदरवाइज यहां पर अपन यहां जो है बात करेंगे, ठीक है। तो एक तो माइकल फेराडे, हालांकि ऑस्टेड ने भी इस पर डिस्कशन किया है, ऑस्टेड ने भी बहुत सारा, ऑस्टेड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के असली इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो यहाँ इस पे आंसर लगाना आप इसकी बजाय। फेराडे ने मैग्नेट पे वर्क जरूर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ऑस्टेड नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। तो आप ऑस्टेड इस पर निशान लगाएंगे, ध्यान दें, है ना। और देख लें, लॉरेंज ने क्या बताया था, लॉरेंज ने बताया था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में गति करते हुए आवेश पर लगने वाले बल को इन्होंने बताया था। एम्पियर ने जो है करंट को मेजर करने की बात करी थी, करंट किस प्रकार से मेजर होता है, और मीटर का निर्माण जो किया था वो एम्पियर का है। और फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी फेराडे ने जो है वो बताया है, देख सकते हैं आप इसको, ठीक। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ओटी क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा वो देखें आप। देखो, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज। हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा हुआ है। यहां पूछा गया है आपसे स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण में जो है वो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या संबंध है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है ना। किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर आपको यहां से आर की वैल्यू निकालना है, तो इस 2 का इधर मल्टीपल हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। तो ये वाला रिलेशन है ना, यहाँ पर पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब अगर आप अपने को अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो क्या आंसर मिलता है वो देखिएगा आप ध्यान से, ठीक। ये 2024 का जो पेपर आया था उसके ओटी हैं। हम डेली एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो भी उसके पैरेलल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक। देखिए 1H3 2He3 एटम्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोगों ने देखो यहां पर सब चीज लिखी है, पहले इसको देख लीजिए आप। आइसोटोप्स अपन उनको कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफर होते हैं। आइसोटोन अपन उनको कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं। आइसोबार अपन उनको कहते हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। रेडियो एक्टिविटी तो अपन वो कह दे सकते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से सक्सेसफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इमिट होना, ये फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें आप अल्फा बीटा गामा पार्टिकल आदि के बारे में आप लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान क्या देना है, देखो इधर यहां पे दोनों में हाइड्रोजन में है ना, या हाइड्रोजन में और हीलियम में इनके मास सेम है। मास जिनके सेम, एटॉमिक मास सेम होते हैं वो कहलाते हैं आपके आइसोबार। तो यहां आंसर आ जाएगा आइसोबार। अगर ये इस प्रकार से होता 1H1 या 1H2, ये हाइड्रोजन है ये ड्यूटेरियम है, तो इनके एटॉमिक नंबर सेम थे, तो ये आपके आ जाते हैं इसमें आइसोटोप्स में। बट यहाँ एटॉमिक
मास सेम है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका आइसोबार। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको समस्थानिक, इसको बोलते हैं संभारिक, है ना। इसमें आइसोटोन का मुझे ध्यान नहीं है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है उनको दिमाग में। ठीक, आगे चलें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें आप ध्यान से। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए। इन डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देयर आर, भाई पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग डिप्लेशन लेयर पढ़ते हैं, और हम बता दें कि डिप्लेशन लेयर जो होती है वो फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होती है और रिवर्स बायस में इंक्रीज होती है। और डिप्लेशन लेयर कब बनती है, जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डॉप्ट करते हैं तो दोनों ओर के मेजॉरिटीज करंट कैरियर आकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वहां पर जो है डिप्लेशन लेयर में दोनों ओर केवल इमूवेबल आयंस रहते हैं। पी रीजन में वो नेगेटिव आयंस होते हैं और एन रीजन में जो है वो पॉजिटिव आयंस रहते हैं जो इमूवेबल रहते हैं, मतलब जो निश्चल रहते हैं, घूमते नहीं, चलते नहीं है। तो आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहे हैं इन डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मोबाइल्स आयंस हैं, इमूवेबल आयंस हैं। तो ध्यान रहे कि इमूवेबल आयंस रहते हैं जिसके कारण वहां पर बैरियर पोटेंशियल बनता है और दोनों ओर के करंट कैरियर फिर जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। तो यहां आपका आंसर आएगा इमूवेबल आयंस। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कुछ ओटी जो है वो बता दिए हैं आपको। अब अपन आगे की ओर चलते हैं और अगला क्या है देख लें ध्यान से। ठीक है, ये जो है अगला फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, अदरवाइज मैं कोशिश ये करूंगा कि हिंदी मीडियम के लिए अलग से बना देंगे। क्या है कि अभी अपन इंग्लिश मीडियम के लिए बना रहे हैं, अगली बार मैं बनाऊंगा तो वो हिंदी मीडियम का बना दूंगा, क्योंकि बार बार अप एंड डाउन करने पर मुझे जो है स्लाइड चलाना पड़ती है तो थोड़ा दिक्कत होती है। हिंदी मीडियम वाले भले ही पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं जो है आगे इनका इंग्लिश वर्जन जो है वो बताऊंगा और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड राइट। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, देखें आप ध्यान से। पोटेंशियल ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है, हम ये जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, और पोटेंशियल जो होता है इन बिहेवियर, पोटेंशियल हम कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इधर से लेकर के आएंगे तो इंक्रीज होगा। यहां क्या कहा गया है, पोटेंशियल ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, सिमिलरली द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी आर कॉल्ड, ठीक है, मैग्नेटिक टेंडेंसी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति, ध्यान रहे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की पॉजिटिव होती है। तो यहां पर इन्होंने टेंडेंसी पूछी जिसकी नेगेटिव होती है, तो यहां आंसर आ जाएगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है, तो यहां लिख देना आप डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में आप इसको देख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट, इन रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप ए कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज एन, एक्चुअल में आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो है टेलीस्कोप अगर देखे हो तो उनमें एक मिरर का यूज किया जाता है ताकि डिफरेंट और की लाइट को हम कॉलीमीटर के अंदर जो है वो सेंड कर सकें, भेज सकें, ताकि हाई इंटेंसिटी का जो है वो इमेज अपने को दिखाई दे। तो इसमें टेलीस्कोप में भी हम एक मिरर, कॉन्केव मिरर का एज ए रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा एज एन ए, है ना,
in a reflective telescope a concave mirror is used as an a, है ना, एन एक रिफ्लेक्टर, परावर्तक के रूप में यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर के रूप में इसको यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। क्या दिमाग में रखना है आपको, हाई इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए अपन एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक। ठीक है, ओ नो, ठीक। यहां पर थोड़ा सा देखना है अपने को, ठीक। फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा के बताता हूं अगला क्या आएगा। द एनर्जी बैंड अबव द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड, कौन सा बैंड, दो बैंड पढ़े हैं अपन ने सेमीकंडक्टर में, एक पढ़ा है अपन ने बैलेंस बैंड, बीच में होता है फॉरवर्डन एनर्जी गैप और उसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड के ऊपर रहता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन, कौन सा बैंड रहता है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक। और ध्यान रहे कंडक्शन बैंड के नीचे रहेगा तो बैलेंस बैंड रहेगा आपका। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटीज करंट कैरियर रहते हैं होल, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटीज करंट कैरियर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम होलों की मेजॉरिटी जो है बढ़ाते हैं और होलों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो यहाँ होल्स की मेजॉरिटी जो रहेगी वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहेगी, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो रहेगी वो होल्स की डेंसिटी से ज्यादा रहेगी। ओके, चलिए हम इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, वो देखें अपन, है ना। इस प्रकार अगला है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहें तो इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रू फॉल्स में, अदरवाइज मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से ही बनाऊंगा वीडियो, आप केवल अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देखें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू एंड फॉल्स को देखें। यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। देखिए हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है ना, इनसाइड द कंडक्टर जो है वो चार्ज नहीं रहता। अब इनसाइड द कंडक्टर कोई कैविटी है तो चार्ज सरफेस पे रहेगा, इनसाइड कंडक्टर नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली जब चार्ज अंदर नहीं रहेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला लिखते हैं। जब हम फार्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। चार्ज नहीं रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, तो ये जो है इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है ना। कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तब ये क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी को इंक्रीज बता रहे हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ध्यान रहे, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कंडक्टर होते हैं उनका पॉजिटिव होता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका नेगेटिव होता है, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होती, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। द लॉरेंज फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, बिल्कुल सही, क्योंकि लॉरेंज फोर्स का फार्मूला क्या होता है, लॉरेंज फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब किसी फील्ड में चार्ज स्टेशनरी में है, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होगी तो फोर्स भी जीरो होगा और अगर न्यूट्रॉन भेजोगे चार्ज भी जीरो होगा तो भी फोर्स जीरो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा होगा
तब भी उसके ऊपर फोर्स 0 होगा। तो ये कह रहे हैं कि द लॉरेंज फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सो दिस इज ट्रू। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, क्योंकि मूवेबल चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लगता है, सबके ऊपर फोर्स नहीं लगता। ठीक। Similarly, next, electromagnetic wave cannot propagate through any physical medium other than vacuum. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रबल होने के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता, वो किसी भी मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। साउंड वेव जो होती हैं उनको सेम मीडियम चाहिए ट्रबल होने के लिए, मीडियम के बदल जाने पर वो आगे की ओर ट्रांसमिट नहीं होती। तो यहाँ तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की गई है, कैन नॉट प्रोपोगेट कह रहे हैं, है ना, कैन नॉट प्रोपोगेट, जबकि होना क्या चाहिए, तो किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट हो जाती है। तो ये अपने आप में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रबल होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं हो, तो किसी भी मीडियम में चली जाती है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना, वैक्यूम में भी चली जाती है, मीडियम में भी चली जाती है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड का मतलब समझे ना, कंपाउंड का मतलब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों प्योर सेमीकंडक्टर है। तो ये कंपाउंड नहीं है, प्योर है, तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट की ओर चलें, है ना, हम नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। क्या है नेक्स्ट, देखो ध्यान से। अब क्या पूछा गया है इसमें, जोड़ियां बनाने की बात कही गई है ना आपको, अब आपको बताना है, ठीक है, किस प्रकार से जोड़ियां बनाने की बात। तो ये को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में है, जो लोग देख लें, अदरवाइज मैंने बताया कि हिंदी मीडियम का मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं केवल इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाला ये कॉलम आ गया है, देख लीजिए, आपको जोड़ी आपको कंपेयर करना है और बनाना है इसको। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। मैं थोड़ा सा और ऊपर उठा लेता हूँ ताकि आपको नीचे का भी दिखाई दे प्रॉपरली, वो आप देख सकें। देखिए ध्यान से, मैंने ये कॉलम, ये आपका कॉलम है ए और ये कॉलम है बी। जितना अपने से बन सकेगा उतना अपन देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कुलॉम्स, कुलॉम ने दिया था, स्टैटिक चार्ज, रेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम करता है वो कुलॉम का है। तो यहाँ देखो कुलॉम कहाँ है, ये वाला कुलॉम, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुलॉम ने दिया। और अपने फार्मूला पढ़ा ना, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r², है ना, या यूं भी कह सकते हैं कि ये कुलॉम का फार्मूला था, F = K Q1 Q2 r²। के कांस्टेंट है, मीडियम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। एम के एस में इसकी वैल्यू अपन 1/4πε0, है ना, ले लेते हैं। 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए के की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, अगला, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में किसने कहा था, ध्यान हो तो अपन ने लेंज लॉ पढ़ा हुआ है। लेंज लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, वो ध्यान हो तो कि नॉर्थ पोल को उसके पास लेकर के आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है क्वाइल में, वो बताता है आपका लेंज लॉ। तो ये हो जाएगा आपका बी, बी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थ्योरेटिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन्वेस्टिगेट किया था मैक्सवेल ने। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सी। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों के नाम दे रखे हैं और कह सकते हैं कि उनके के नाम दे रखे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर उठा लूँ, आप कालम वालम आप देख चुके हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के फिर बात करता हूँ आपसे। ये लीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोलॉम ने दिया है ए, ठीक है, कोलॉम ने दिया है, डायरेक्शन ऑफ लेंज ने दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल ने दी है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस यंग्स ने दिया, थॉमस यंग ने, ठीक है, जो फ्रिंज विड्थ के लिए अपन डेरिवेशन फाइंड करते हैं, और वो ये वाला बीटा = d(λ/d), ये एक्सपेरिमेंट यंग ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक, और डुल नेचर ऑफ मैटर, मैटर वेव के बारे में आपको डी ब्रोगली ने समझाया हुआ है, तो डी ब्रोगली का ये हो जाएगा। आपने मैटर वेव की वेवलेंथ को कुछ इस प्रकार से पढ़ा हुआ है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा आप।
ये मैटर वो डी ब्रोगली ने दी थी। मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन तो आप 9th क्लास से पढ़ते चले जा रहे हो। मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन जो है वो आइंस्टीन ने दिया था, तो इसको आप एफ कह सकते हो। ओम का जो है वो इन्होंने एक्सेस इसमें और बढ़ा रखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों इसके बारे में। इसको आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से इनको भी सॉल्व कीजिएगा, और इनके पैरेलल भी कोई ऑब्जेक्टिव अगर बनते हैं तो उनको भी आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम, देखें आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखें। एक सेंटेंस में आपको आंसर देखना है। ये हिंदी में है, लेकिन मैं फिलहाल हिंदी मीडियम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए अलग से बात करेंगे। ये 1 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ठीक, चलिए देखिए आपसे। राइट द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इन एयर। यानी कहीं आपने 1 कूलाम का चार्ज जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, 1 कूलाम के चार्ज से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा ये आपको बताना है। तो दैट्स अ वेरी इजी। आप लोगों ने गाउस थ्योरम पढ़ी हुई है। गाउस थ्योरम है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। क्यू आपको गिवन है, क्यू इज इक्वल टू है 1 कूलम। तो आपको यहाँ 1/ε0 की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, और चार्ज दे रखा है वो भी आपका है 1। तो ऑब्वियसली आप ऐसा भी कह सकते हैं 1/885 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें आप, जब सॉल्व करें तो आप यहाँ से एक 10 निकाल लें यहाँ से, 8.85 इंटू 10⁻11। तो ये 1 पॉइंट, अब ये भाग आप लोग दे के देखिएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा, है ना। अगर ये जाएगा तो कितने आपके बच जाएंगे? 1.15। 1.15 जो बचेगा, पॉइंट लगा दोगे तो वो हो जाएगा आपका 11। तो 1.1 इंटू 10⁻11 ये आ जाएगा फ्लक्स आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? फ्लक्स का आंसर आ जाएगा, देख लेना आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। इतना फ्लक्स निकलेगा। सीधा सा गाउस लॉ लगाना है आपको, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, Q/ε0 लगाएंगे तो आपको ही मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चले। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? तो भैया यहाँ तो एमीटर आ जाएगा आपका, यहाँ तो एमीटर आ जाएगा, एमीटर से मेजर कर लेते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर केवल इलेक्ट्रिक सर्किट में पता बताता है, मेजर नहीं करता। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है ये पता चल जाता है, लेकिन मेजर करने का काम एमीटर करता है। ठीक, नेक्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो ये अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन है। पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है P एवरेज IRMS VRMS cos फाई। इस cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो